हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा नवमीं की गणित के त्रैमासिक परीक्षा के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले पार्ट एक देखते हैं। पार्ट एक में से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, जो कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं उसको हम आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। दो संख्याएँ मिला दो, परिमेय संख्या मिला दो और अपरिमेय संख्या मिला दो, तो हमको कौन सी संख्या मिल जाती है? वास्तविक संख्या मिल जाती है। तो बस दूसरा प्रश्न आता है शांत दशमलव। शांत दशमलव ऐसा दशमलव है जिसका प्रसार कुछ समय बाद अंत हो जाता है। कि कहने का मतलब है कि कुछ समय बाद इस दशमलव का प्रसार अगर हम करते हैं तो कुछ समय बाद हमको शेषफल 0 मिल जाता है। ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया है, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं देखता हूँ, हमारे पास दिया है 8 में 20 का भाग दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 कम 8 दूना 16। शेषफल हमारे पास 4 बचता है। यहाँ दशमलव लगा देते हैं। दशमलव लगाने के बाद जैसे 0 आता है तो 8 पंचे 40। ये शेषफल हमारे पास आ गया 0। शेषफल 0 0 आ जाता है। ऐसे दशमलव को हम बोलते हैं शांत दशमलव। और अगर आपका शेषफल 0 नहीं आता है, आप बार बार भाग दे रहे हैं लेकिन इसका शेषफल 0 नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। कुछ फार्मूले जैसे हमारे पास दिया √a प्लस √b, √a माइनस √b, तो बराबर हमको मिलता है a माइनस बी। एक दिया √a प्लस √b और a माइनस √b बराबर होता है a² माइनस b। एक फार्मूला जो आता है ये x⁴m गुणे x⁴n दिया है, तो हमारे पास हो जाएगा x⁴m प्लस n। कहने का मतलब कि अगर इसमें आधार समान हो और घाते अलग अलग हो, जैसे घात इसमें x⁴m दिया, इसमें x⁴n दिया, इनकी घाते क्या अलग अलग है लेकिन आधार क्या है? समान है, तो इसका हो जाएगा x⁴m प्लस n। अगला नंबर है x⁴m बटे x⁴n दिया, इन दोनों की आधार समान है, घाते अलग अलग है और ये बटे में दिया है, गुणे में नहीं दिया है, बटे में दिया है, तो बटे में हो जाएगा x⁴m माइनस n। तो ये पार्ट है कि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 पर देखते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले आता है बहुपद की पहचान करना है, बताना कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद की पहचान करने के लिए केवल एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो है कि अगर चर की घात, चर का मतलब हम कह रहे हैं तो x y z, ये इनकी घात अगर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 डैश ये इनफाइनाइट तक अगर इतनी है, तो ये मान लीजिए कि आप कौन सी संख्या हो जाएगा? ये चर है, बहुपद है। और अगर किसी भी चर की घात क्या अगर निगेटिव आ गया, या जिसको हम कहते हैं -2 -3 -4, या बटे में दे दिया 1/2 1/4 1/5 माइनस में दे दिया, या किसी भी प्रकार से दे दिया, या रूट में लगा के दे दिया। अब जैसे मैं देखता हूँ, अब मैं ये बताता हूँ कौन सा बहुपद नहीं होगा। अगर कभी भी x y z का मान रूट में दे दें तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा नंबर, कभी भी x की पावर क्या दे दे? 1/2 दे दे, तब भी बहुपद नहीं होगा। कभी भी x की पावर -2 दे दे, तब भी बहुपद नहीं होगा। अगर घात ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। घात क्या दिया? बटे में दिया, तब भी बहुपद नहीं होगा। घात में x में क्या लगा? रूट लगा, x y z में रूट लगा, तब भी बहुपद नहीं होगा। कभी भी अगर बटे में ऐसा दिया हो, 1/x दे दे, या 1/x² दे दे, या 1/y दे दे, या 1/y² दे दे, या y³ दे दे, तब भी ये बहुपद नहीं होगा। तो इन कंडीशनों में बहुपद नहीं होगा। बाकी और इसके अलावा जो कंडीशन है कोई भी आए उसमें बहुपद होगा। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बहुपद का गुणांक, बहुपद के पद का गुणांक। अब कोई भी पद हो जिसमें आपको गुणांक निकालना, गुणांक का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई भी संख्या हो उसके सामने क्या क्या बच रहा है। जैसे हमारे पास इसे लिखा 4x², ठीक। अब इसको हम आपसे कोई पूछे कि x² का गुणांक बताइए, तो इसमें x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ लिखा है, जैसे हमारे लिखा है एक उदाहरण लिए x³ + 5x + 3। अब इसमें कोई पूछ दे आपको कि x का गुणांक बताइए, तो आप सबसे पहले इस बहुपद में x ढूंढना है। x ये है। अब ये देखना कि x के सामने क्या है? 5 है, इसका चिन्ह सहित लेना। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? +5। क्या हो जाएगा? +5। अब अगर इसी से गलती से क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया -6x³ + 7x + 5। अब मैं बोल दिया आपसे कि x³ का गुणांक बताइए,
तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, ये -6, एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा माइनस, चिन्ह सहित लेना है। जो आप एक्स जो जिसका गुणांक पूछता है उसके साथ में जितनी भी संख्याएं बचेंगी सब क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा। तो इसका गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक होगा -6, ये हो जाएगा। और एक आध दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे आपके बुक में ही एक उदाहरण दिया, उसमें बताना है कि गुणांक, जैसे हमारे पास एक दिया है 2 + x² + x, ये दिया है। इसमें आपको बताना कि x का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा। तो x² ये हमारे पास है, इसके सामने कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और इसके सामने धन चिन्ह है, इसके कारण इसका गुणांक हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब जैसे दूसरा पूछा है, एक और उदाहरण दिया π/2 x² + x। अब इसमें भी x² का ही गुणांक पूछा है, तो x² के सामने आप ये देख सकते हैं कि π/2, तो x² का गुणांक π/2, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा π/2। तो ये हमारे पास कुछ सवाल थे जिसका हमको गुणांक निकालना है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको गुणांक निकालने के लिए दे देगा तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देता बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब है कि कोई भी बहुपद लिखा है अगर आपको, तो उसके सामने कोई भी संख्या लिखो जिसकी घात सबसे ज़्यादा हो। जैसे हमारे पास ये बहुपद लिखा, यस की घात है 5 + 4x + 3, ये हमारे पास ये बहुपद लिखा हुआ। अब इसको हमको बताना है कि इस बहुपद की घात क्या है। तो इसमें आपको देखना है कि x की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है, और यही बहुपद क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो आपको देखना कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात, चर की घात क्या है, वही आपके क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे हमारे पास दिया है, या इसको घात कभी कभी डिग्री भी बोल देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास दिया 6x की घात 5 + 4x की घात 2 + 3x + 2, ये हमारे पास बहुपद दिया है। अब इस बहुपद में आप देखिए कि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी दी है, 5 दी है। क्या दी है, 5। तो ये बहुपद क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5। आपको कोई भी उदाहरण दे दे, उसमें आपको केवल यही सर्च करना कि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है। अब जैसे तो उसका क्या हो जाएगा, बहुपद की घात हो जाएगी। अब जैसे एक उदाहरण और दे देता है, बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है। जैसे दे दिया 6x की घात -3 + 4x² + 5, ये दे दिया। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये इसके चक्कर में कि बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, जो सबसे बड़ी पावर है। तो यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ आप बहुपद की घात क्या लिख देते, -3 लिख देते, जबकि ये -3 नहीं है, क्योंकि -3 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, और जो ऋणात्मक संख्या होती है वो धनात्मक संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। तथा ये 2 क्या है, इसमें सबसे बड़ा अगर मान देखें तो क्या है, 2 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इस कारण से ये बहुपद की घात नहीं होगी। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करना कि अगर माइनस लगा हुआ है और पावर ज़्यादा है तब भी वो क्या होती है, कम, बिना माइनस वाली संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना कि इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। जो बहुपद के प्रकार सब्जेक्टिव आता है, सबसे पहले दिया हमारे पास रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात, चर की घात क्या हो, एक हो, क्या हो, 1। अगर बहुपद की घात कितनी है, घात कितनी है, 1 है, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जैसे हमारे पास लिखा 4x + 5। अब इसमें आप देखते हैं कि x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, क्या है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या, इसे हम लिख दिया 6x + 5, ये इसकी बहुपद की घात कितनी है, x कितनी है, 1 ठो, ये मान लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद है। मान लो 6y + 9 लिख दिया, इसमें x की घात, चर की घात कितनी है, या यह कह दिए बहुपद की घात कितनी है, 1 है, तो इसका क्या जाएगा, रैखिक बहुपद। और ये भी ध्यान रखना कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक कितने होते हैं, ये भी कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट, तो रैखिक बहुपद के शून्यक कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अब ये आ जाता है, अगर रैखिक बहुपद का व्यापक समीकरण पूछता है तो क्या हो जाता है, ax + b, क्या होता है, ax + b। अब इसका क्या अगर शून्यक पूछता है, रैखिक बहुपद का क्या होता है, शून्यक, तो रैखिक बहुपद का शून्यक होता है -b/a। ये भी ध्यान रखना है, सूत्र डायरेक्ट पूछ देता है, रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, -b/a। तो ये दोस्तों, अब इसके बाद दूसरा बहुपद के प्रकार आ जाता है। दूसरा बहुपद का प्रकार आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद वह बहुपद है जिसकी घात क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे हमारे पास लिख दिया 4x² + 6x + 2,
ये हमारे पास लिखा है 4x² + 6x + 2, इसकी अधिकतम घात कितनी दी है? 2 दी है। तो ये क्या कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। मैंने लिख दिया 5x² + 3x + 3, इसकी अधिकतम घात कितनी दी है? 2 दी है, इसलिए ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। हमारे पास दिया है 7x⁻2 + 8x + 5, इसकी अधिकतम घात कितनी दी है? 2 दी है, इस कारण से ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अगर जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वह कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा नंबर, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें कि जो द्विघाती बहुपद होता है, क्या होता है? द्विघाती बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। द्विघाती बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 2। ये भी आपको क्या करना, ध्यान रखना है कि द्विघाती बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब इसके बाद त्रिघाती बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात क्या होती है? 3 हो। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे हमारे पास एक उदाहरण में लिखता हूँ, 4x⁻3 + 5x + 6x + 2, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इस कारण से ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो आपको बस ये देखना त्रिघाती बहुपद के लिए कि जिसकी अधिकतम घात 3 हो वह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हमको कैसे देखना है? पद के आधार पर। पद के आधार पर क्या रहता है? पद के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिसमें जितने पद हों उतने पदी बहुपद कहलाता है। जैसे हमारे पास ये लिखा है, ये 5 लिखा है केवल, तो ये 5 लिखा तो इसमें कितने पद हैं? 1 पद है, ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। एक पदी बहुपद। या 4x लिख दो, इसमें भी 1 पद है, एक पदी बहुपद कहलाएगा। 6x, कोई भी एक पद लिख दो, क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। अब इसी में हम लिख देते हैं 2 पदी। क्या लिख देते हैं? द्विपदी। द्विपदी बहुपद। द्विपदी क्या होता है? जिसमें 2 पद हो, जैसे 4x + 5, ये कितनी पदी बहुपद कहलाएगा? द्विपदी। 3x² + 6, इसमें टोटल कितने पद हैं? 1 और 1, कितने टोटल है? 2, इसलिए कौन सा पद कहलाएगा? द्विपदी बहुपद। तो दोस्तों ये हो गया तुम्हारा आपका द्विपदी बहुपद। अब इसके बाद देखते हैं त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब है जिसमें कितने पद हों? 3 पद हों। जैसे हमारे लिख दिए 7x² + 8x + 9, इसमें टोटल कितने पद हैं? 1 2 3, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो ये बहुपद के प्रकार हो गए। बहुपद के पद के आधार पर प्रकार कितने होते हैं? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ये बहुपद के पद के आधार पर प्रकार हो गए। एक मैंने और बताना भूल गया था, शून्य घाती बहुपद। बहुपद के घात के आधार पर चौथा बहुपद होता है शून्य घाती बहुपद। शून्य घाती बहुपद क्या होता है? शून्य घाती जिसकी बहुपद की घात क्या हो? शून्य। क्या हो? शून्य। जैसे अगर केवल ये लिख दिया 4 लिख दिया, तो 4 में x की घात कितनी है? शून्य, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? शून्य घाती बहुपद। शून्य घाती बहुपद से बहुत सारे 6 7 गिनती का कोई भी अक्षर आपके पास लिखा हो तो सब कैसे घात, किस घात के बहुपद कहलाते हैं? शून्य घाती बहुपद कहलाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक में क्या करना है कि अगर कोई भी बहुपद दिया उसकी आपको शून्यक निकालना, तो कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास दिया 4x + 5, ये दिया है, इसका हमको शून्यक निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले इसको 0 के बराबर करोगे। ये हमने 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ क्या करोगे? प्लस ये उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -5। अब ये 4 गुणे में कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, तो -5/4। ये बहुपद किया गया शून्यक। आपको कुछ नहीं करना, जो बहुपद दिया रहेगा उसको आप 0 के बराबर करना है और उसके बाद x का मान निकाल लेना है, वो आपका बहुपद का शून्यक निकाला है। जैसे हमारे पास दिया है 6x - 7 = 0। अब इसका हमको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 6x, ये -7 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा +7 हो जाएगा, और ये 6 गुणे में तो क्या चला जाएगा? x = हो जाएगा 7/6। ये आपका क्या आएगा? शून्यक। तो दोस्तों आप इस तरह से किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। अब किसी भी बहुपद का कैसे पता करें कि ये इसके शून्यक है कि नहीं है? अब ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, कोई भी बहुपद लिख देता है। जैसे हमारे पास ये लिख दिया 5x + 6 लिख दिया, ये हमारे पास बहुपद लिख दिया। अब 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे दे दिया 1/2, दूसरा दे दिया 3/4,
4, तीसरा दे दिया 6/5, चौथा दे दिया 5/6। ये ऐसे ऑप्शन दे देता है। अब आपको क्या करना है कि इसमें बताना है कि कौन सा इसका शून्यक है, दिए गए बहुपद का निम्नलिखित में से कौन सा शून्यक है। ये बहुत आता है, आप इसको कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए, जहाँ ये बहुपद दिया हमारे पास, जैसे ये 5x + 6 दिया, आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ x है वहाँ ये मान रख दीजिए, जिसमें आंसर 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए, वही क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये दे दिया। अब यहाँ से रखना स्टार्ट करते तो हम यहाँ रखते हैं तो क्या जाता है हमारे पास 5 गुणे x का मान कितना दिया 1/2। अब प्लस क्या दिया 6, 5 एक कम 5, ये कुल मिला के अब ये 0 आने वाला नहीं है। दूसरा रख के चेक करते हैं, हमारे पास क्या आ गया 5 गुणे 3/4 + 6, ये भी 0 होने वाला नहीं है। तीसरा रखते हैं, जैसे हमारे पास तीसरा क्या दिया है 5 गुणे -6/5 प्लस क्या दिया 6 दिया है। अब इसको हम हल करते हैं तो ये -5 से 5 कैंसिल, हमारे पास बचता है -6 + 6। तो -6 और +6 घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 0। अतः हम अगर आपका मान 0 आ जाता है तो ये माने कि यार ये बहुपद का शून्यक है। तो हम कहें इसमें अगर हमको कहना हो तो कौन सा बहुपद का शून्यक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -6/5 बहुपद का शून्यक होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि बहुपद का शून्यक कौन होगा। अब आइए देखते हैं पार्ट 3 में निम्नलिखित कुछ बिंदु लिखे गए। जैसे हमारे पास दिया है जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब ये भी ध्यान रखना कि मूल बिंदु को हमेशा किससे प्रकट करते हैं? कैपिटल O से। मूल बिंदु को हमेशा कैपिटल O से प्रकट करते हैं। अगला नंबर है मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। ये भी ध्यान रखना कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब उसमें 2 अक्ष होते हैं, पहला अक्ष होता है x अक्ष, दूसरा अक्ष होता है y अक्ष। तो x अक्ष होता है कैसा होता है? x अक्ष जो होता है क्षैतिज रेखा में होता है, और y अक्ष कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा में। x अक्ष कैसा होता है? क्षैतिज का मतलब पड़ा हुआ होता है, और y अक्ष क्या होता है? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ, सीधे ऐसे होता है। ये y अक्ष हो गया, और ये कौन सा हो गया? s अक्ष। तो x अक्ष कैसा है? क्षैतिज है, और y अक्ष कैसा है? ऊर्ध्वाधर है। अब इन अक्षों में कितने भाग होते हैं? 4, जिसको हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश। अगर पूछा चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। अब ये चारों चतुर्थांश के नाम लिखा है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये चारों चतुर्थांश के चिन्ह भी होता है। जैसे पहले चतुर्थांश में क्या आता है? प्लस आता है, दूसरे में माइनस आता है, तीसरे में माइनस आता है, चौथे में प्लस माइनस आता है। ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है कि पहले चतुर्थांश में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे में माइनस, चौथे में प्लस माइनस आता है। इसके बाद आप देखते हैं, इसके बाद क्या है? अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है परिभाषा, ये कार्तीय तल, XY तल, या इसी को बोलते हैं निर्देशांक तल। ये डायरेक्ट प्रश्न में भी आती है और ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट कभी कभी दे देता है कि दोनों अक्षों एवं चारों चतुर्थांश, मतलब कहने का मतलब कि अगर हम 2 अक्ष मिला दें और चारों चतुर्थांश को मिला दें तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं, या निर्देशांक तल कहते हैं, या एक इसका नाम एक और है जिसे हम क्या कहते हैं? XY तल कहते हैं। दोस्तों इसको आप ध्यान रखना है कि दोनों अक्ष चारों चतुर्थांश को आप, जैसे ये हमारे पास 2 अक्ष है x और y, और ये 4 चतुर्थांश 1 2 3 4, इनको मिला दो तो ये पूरा क्या कहलाएगा? अब ये पूरे मटेरियल क्या बोलेंगे हम? कार्तीय तल कहते हैं। इसके बाद एक है कि x अक्ष के निर्देशांक। अब ये भी पूछ देता कभी कभी कि x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना कि सबसे पहले हम किसी भी निर्देशांक, सबसे पहले हम x अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं। अगर कोई भी मान लिखा है तो सबसे पहले हम किस अक्ष का लिखेंगे? x अक्ष का। जैसे हम यहाँ उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे हमारे पास दिखा -4 और -5, ये हमारे पास लिखा है, तो इसमें दे देगा आपको कि भुज का मान बताइए। तो पहला वाला मान भुज होता है और दूसरा वाला मान क्या होता है? कोटि होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले वालों को हम क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, दूसरे वालों को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। एक और तीसरा प्रश्न पूछ देता है, तीसरा प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा चतुर्थांश में है। तो जैसे हमारे पास दे दिया -5, -5। अब आपको देखना, चिन्ह देखना है। अगर आपको चतुर्थांश पता करना है कि किस चतुर्थांश में है तो आपको कुछ नहीं देखना, इसका चिन्ह देखना है।
इसमें किसका चिन्ह लगा है, पहले इसमें भी माइनस लगा है और इसमें भी माइनस लगा है। तो आपको ये मालूम है कि अगर माइनस माइनस हो तो किस चतुर्थांश में हो जाता है, तृतीय चतुर्थांश में हो जाता है। ठीक, और जैसे हमारे पास प्लस माइनस दे दिया तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस, जैसे -5 दे दिया, -4 +5 दे दिया और -4 दे दिया। अब इसमें पूछ रहा कि ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो आपको सबसे पहले इसका चिन्ह निकालना। क्या दिया, प्लस दिया और माइनस, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो चौथे में होता है। तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा, चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। और एक और है कि अगर बिंदु या निर्देशांक किस अक्ष में हो, x अक्ष में हो, तो y अक्ष उसका मान क्या होगा। अब एक अगला प्रश्न क्या पूछ देता है कि x के निर्देशांक, यदि क्या दिया हो, यदि आपको केवल x अक्ष के निर्देशांक पूछ दे तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष के निर्देशांक होता है अगर कोई भी मान लो, इसका कहने का मतलब कि कोई भी अगर बिंदु x अक्ष में है, यहाँ स्थित है, तो इसका निर्देशांक क्या होता है, इसका निर्देशांक क्या होगा, x, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x, 0। यदि y अक्ष में है, कोई अगर बिंदु y अक्ष में दे दी, ये मान लो y अक्ष में दे दी, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, y। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर x अक्ष में निर्देशांक है तो इसका हो जाएगा x, 0, और अगर y अक्ष में है तो क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि पार्ट 3 से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे आप बड़े आराम से कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या करना हमको, पार्ट 4 की ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये 100% है कि आएगा ही आएगा, कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c = क्या होता है, 0। ये रैखिक समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक तीसरा ऑब्जेक्टिव इसमें से ये दे देता है कि ABC का मान निकाल कीजिए। जैसे हमारे पास दे दिया कोई भी मान लो 2x + 3y = 9.35 बार, ये हमको हमारे पास समीकरण दे दिया। अब इसमें आपको पूछेगा कि ABC का यहाँ से मान निकालिए, तो ABC का मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = क्या होता है, 0। इसको आप इधर ले आइए, तो हो जाएगा 2x + 3y। अब ये प्लस में इधर ले आइए, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 9.35 बार। अब यहाँ से आप तुलना कर दीजिए, तो ये x के बराबर हो जाएगा, तो a बराबर क्या जाएगा हमारे पास 2, y के बराबर हो जाएगा 3, b बराबर क्या जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा c बराबर -9.35। इस प्रकार से आप ABC का मान निकाल सकते हैं। ऐसे दूसरा एक हम देखते हैं, जैसे हमारे पास दे दिया x बराबर क्या दे दिया 3y। अब इसमें ABC का मान निकालिए, तो आपको इसको पहले क्या करना, सही करना, ये बराबर के उस पर इसको इस पार ले आना। बराबर को हमको क्या करना, समीकरण बनाना, बराबर के उस पर हमको 0 कर देना है। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या दिया है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, आप तुलना कर दो इससे, तो x के बराबर हो जाता है a बराबर 1 आ जाएगा, y से के बराबर हो जाएगा, तो b बराबर हमारे पास -3, और c कुछ है ही नहीं है, तो c बराबर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ABC का मान निकाल सकते हैं। तो 4 पार्ट से ये इतने ही ऑब्जेक्टिव आता है, इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। कुछ पाठ्य के ऑब्जेक्टिव जो हमारे छूट गए थे उनको मैंने कवर किया है लास्ट में, आप उसको देख सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया है, आपको बताना कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, कौन सी इसमें परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना कि परिमेय संख्या वही होगी जिसका शेषफल क्या होता होगा, 0 होता होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे आइए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 2√5, 2√5 लिखा है, तो कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में लिखी हुई है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें 5 लिखा है, 5 में अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसके पास और हमारे पास बहुत सारे दिया, जैसे दिया 3 + √23 - √23, ये दिया, ये हमारे पास ये माइनस प्लस रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास बचेगा 3। तो ये 3 हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम न तो इसमें अंडर रूट लगा है, और इसका शेष अगर हम किसी भी संख्या से क्या करते हैं, इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि
शेषफल क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका जैसे हमारे पास ये क्या दिया, P/Q है, और इसके आप बटे में आप 1 लगेंगे तो इसका शेषफल क्या जाता है, 0 आ जाता है। इसीलिए इस कारण से ये क्या जाती है, परिमेय संख्या जाती है। अब जैसे एक हमारे पास लिखा है, जैसे लिखा है एक कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है कि जैसे हमारे पास मान लिखा है 1/√7, इसका मान बताइए कितना होगा। इसको कुछ नहीं करना, आपको परिमेयीकरण कर देना है, ऊपर नीचे √7 का क्या कर देना, गुणा कर देना। तो ये हमारे पास रूट से रूट क्या जाता है, कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास बचता है 7/√7। तो ये दोस्तों ये 2 प्रश्न हम छूट गए थे जो एक पार्ट के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। और जैसे एक और उदाहरण जैसे हमारे पास दिया है, 2/7, √7 इधर भी दिया, √7 इधर भी, तो रूट से रूट क्या जाता है, कैंसिल हो जाता है, और 2/7 हमारे पास एक क्या मिल जाती है, परिमेय संख्या मिल जाती है। तो कोई भी संख्या दे दे, जैसे हमारे पास दे दिया √5 दे दिया। अब इसको पूछते हैं कि इसका मान कितना होगा, तो आप कुछ नहीं कहिए, आप इसको हल करने के लिए √5 गुणे √5/√5 कर दिए, तो ये रूट से ये हमारे पास आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, नीचे बचेगा 5, ऊपर हो जाएगा √5 से कम √5, तो ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं पूरे बन जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब कुछ महत्वपूर्ण हम प्रश्न देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया 3/5 और 4/5 दिया है, इसके बीच हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। अब इसमें क्या करता है, कभी पेपर में 6 नहीं देता है, आपको 2 दे देगा, 3 दे देगा या 4 दे देगा। तो जितनी भी दे अगर आपको निकालने के लिए दे दे, आप कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, मैं बहुत सरल विधि बताता हूँ। तो आपके पास यह दिया है 3/5 एवं या और 4 क्या दिया है, 5 दिया है। इसके बीच आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है। जितना निकालना हो, जैसे हमको 6 निकालना हो तो उससे एक ज़्यादा हमको क्या करना, गुणा कर देना है दोनों में। तो यहाँ लिख दोगे, दोनों परिमेय संख्या में 7 का गुणा करने पर दोनों में 7 का क्या कर दोगे दोस्तों, गुणा कर दोगे। जैसे हमारे पास दिया है 3/5 गुणे 7 में क्या कर दोगे, ऊपर, और 7 नीचे भी क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, एवं 4/5 ऊपर भी 7 का गुणा कर दो और नीचे भी क्या कर दो, 7 का गुणा कर दो। गुणा कर दो तो क्या जाएगा, 3 7 21 और 7 5 35, एवं क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 और 5 7 35। अब दोस्तों दोनों का क्या आ गया, आप देख सकते हैं कि दोनों का हर क्या है, एक समान है, लेकिन अंश क्या है, अलग अलग है। अब हम उनके बीच कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, 6। कैसे, देखिए। अब 21 के बाद क्या आता है, पहले इसको आप लिख दीजिए, 21/35। अब 21 के बाद क्या आता है, 22/35। 22 के बाद 23/35। 23 के बाद 24/35। 24 के बाद 25/35। 25 के बाद 26/35। फिर क्या जाता है, 27/35। इसके बाद क्या जाता है, 28/35। ये दोस्तों आप गिन सकते हैं कि पहले हमारे पास क्या था, 3/5 था और 4/5 था। इसके बीच हमने कितनी परिमेय संख्या निकाल ली, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास दोस्तों कितनी परिमेय संख्या हो गई, 6। तो इस तरह से आप कोई भी परिमेय संख्या दे दे, आप उसके बीच अगर परिमेय संख्या निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या दे उससे आपको क्या करना है, एक ज़्यादा का क्या करना है, गुणा करना है, और बड़े आराम से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या निकालते बन जाएगा। अब इसके बाद एक हमारे पास प्रश्न है, जैसे 36 क्या दिया है, 100 दिया है, इसके बीच हमको परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसको बताना है कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको जैसे यहाँ लिखा है 36 भागे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अब इसको हम भाग देते हैं, अगर भाग देने पर शेषफल अगर 0 आ जाता है तो ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है, इसका मतलब ये कौन सा दशमलव है, अशांत दशमलव है। जैसे आइए हम देखते हैं, 100 का भाग देंगे तो भाग ना पहुँचे, लपते सुन, और यहाँ दशमलव उतार लेंगे, इसे दशमलव तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो होगा 100 × 300। अब इसको घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 60। अब दशमलव लगाते 1 0 उतार सकते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास 100 × 600। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ हमारे पास शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया।
तो हम कह सकते हैं कि ये दशमलव कैसा है, शांत दशमलव। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव। अगर यही शेषफल 0 नहीं आता तो हमारा ये कैसा दशमलव हो जाता, अशांत दशमलव हो जाता। जैसे एक हमारे पास दूसरा उदाहरण है, उसको देखते हैं। 1 क्या दिया, 11 दिया। इसको आपको बताना कि इस दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत। जैसे हम अब क्या करेंगे, हम एक यहाँ लिखेंगे 11 में 1 का भाग देंगे। तो अब 11 में 1 का भाग नहीं जाएगा तो भाग ना पूछे क्या करेंगे, लब्धे शून्य करेंगे। यहाँ दशमलव लगाएंगे, जैसे ही तो यहाँ क्या जाएगा 0 हो जाएगा, तब भी भाग नहीं जा रहा तो फिर से क्या करेंगे, भाग ना पूछे लब्धे शून्य। अब क्या करेंगे, एक दशमलव फिर से उतार, 0 दशमलव लगा तो एक 0 फिर से उतार लेंगे, जाएगा 11 नहीं है 99। ये हमारे पास 99 आ गया और 100 में 99 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1। फिर से वही कंडीशन आ गई कि हमारे पास ये दशमलव लगा तो एक 0 उतारेंगे तो फिर से भाग न पूछे लब्धे शून्य हो जाएगा। फिर दशमलव लगा तो एक 0 उतार लेंगे तो यह जाएगा 11 नहीं है 99। तो ये हमारे पास आ गया 99। अब 100 में 99 घटा देते तो फिर से कितना बचता है, 1 बचता है। अब फिर से दोस्तों, तो अब इसमें आप ये देखते हैं कि ये पैटर्न अब बनता चला जाएगा 0 9 0 9। अब इसका कभी शेषफल 0 आने वाला नहीं है। तो ये जब ऐसी कंडीशन हो कि इसका शेषफल 0 ना आने वाला हो तो ये हो जाता है अशांत दशमलव। क्या हो जाता है, अशांत दशमलव। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अगर पूछे कि बताइए किस प्रकार का दशमलव प्रसार है तो आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि शांत दशमलव है या कि अशांत दशमलव प्रसार है। अब अगला प्रश्न हमारे पास दिया है कि 0.47 को एक परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है। मतलब किसके रूप में चेंज करना, P/Q के रूप में चेंज करना। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर लिख लीजिए 0.4 और 7 में क्या लगा, बार लगा हुआ। तो आपको ध्यान रखना कि जितनी संख्याएं में बार लगा है उतने 9 का भाग दे देना। तो यहाँ लिख लो कि दी गई संख्या में 9 का भाग देने पर, दी गई संख्या में क्या कर दीजिए, 9 का भाग दे दीजिए। तो जाएगा 0.47 बार बटे, अब बार हट जाएगा, इसका बार हटा देंगे, बचेगा हमारे पास 9। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि जैसे कि एक संख्या में बार लगा तो एक 9 का भाग दे दिए, 2 संख्या में बार लगा तो 2 9 का भाग दे दोगे। अब कितनी संख्या में बार नहीं लगा है तो हमारे पास एक संख्या में बार नहीं लगा तो एक 0 का भी भाग दे देंगे। मतलब जितनी संख्या में बार नहीं लगा रहेगा उतने 0 का भाग हमको दे देना। अगर एक संख्या में बार नहीं लगा तो एक 0 का भाग दे देंगे, 2 में नहीं लगा तो 2 में का भाग दे देंगे, 3 में नहीं लगा तो 3 में भाग दे देंगे, 3 0 का भाग दे देंगे। अब जिसमें बार नहीं लगा उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ 4 में बार नहीं लगा तो हम 4 को घटा देंगे और इसका दशमलव अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो जाएगा 47 - 4 बटे 90। इसको घटा देंगे तो हमारे पास 43 बटे 90। तो दोस्तों 0.47 बार का परिमेय संख्या क्या जाएगी, 43 बटे 90। तो इस तरह से कोई भी सवाल अगर आपको दे दे तो बड़े आराम से आप ऐसे दशमलव में दे दे तो आप P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास दिया है, इसका हमको परिमेयीकरण करना है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, परिमेयीकरण करके हल करना है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास दिया है 1/√5 + √2, इसका परिमेयीकरण करना तो हमको चिन्ह का ध्यान रखना है। चिन्ह को हमको क्या कर देना, बदल देना है। जैसे हमारे पास दिया √5 - √2, अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और इसी को 2 बार लिख देना है, एक अंश में और एक हर में। तो ये रहेगा √5 √2। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास सूत्र हो जाता है a + b और a - b। तो दोस्तों a + b और a - b हो जाता है a² - b²। तो इसको हम लिख देंगे a² - b², और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 √2 बट्टे हो जाएगा a²। a का मान हमारे पास दिया √5 का स्क्वायर माइनस b² दिया हमारे पास 2 का स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 - √2। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर का मतलब हम 5 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो ये रूट से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा, 5। तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से 2 रूट को 2 बार लिखें तो रूट से रूट कैंसिल, हमारे पास 2 बच जाएगा। तो बराबर ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हमारे पास √5 - √2 बटे 5 में 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। और यही दोस्तों हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से कोई भी अगर संख्या दे, परिमेयीकरण करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये प्लस में है तो आपको परिमेयीकरण करते समय क्या करना है, माइनस में करना है, और माइनस में है तो आपको परिमेयीकरण करते समय क्या करना है, प्लस में करना है, और डायरेक्ट गुणा कर देना है और तुम्हारा आपका क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब हमको दिया 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3। आपको इसको हल करना है, सरल करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ देखते हैं कि दोनों का आधार क्या है, सेम है। इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार क्या है,
2 है। तो जब आधार सेम होता है तो घातीय आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की पावर m गुणे एक्स की पावर n बराबर फार्मूला लगा देना है एक्स की पावर m प्लस n। तो यहाँ क्या करना है आपको, इसका फार्मूला लगाना। तो हमारे पास x, मान लीजिए कि x का मान हमारे पास 2 है, m का मान क्या है 2/3 और n का मान हमारे पास दिया 1/2। कुछ नहीं करिए, आप इस फार्मूले में रख दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। m का मान कितना दिया हमारे पास 2/3 प्लस इसका मान दिया 1/3। अब इसको जोड़ घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बराबर 2। 3 का लघुत्तम 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 2 की पावर 2 और 1 क्या आ जाएगा 3/3। 3 से 3 कैंसिल, कुल मिला के हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से हल कर सकते हैं अगर घात वाला आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे पास क्या दिया है 2x प्लस, अब हमारे पास दिया 2x + 1। इसका बहुपद का हमको शून्यक निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दी गए बहुपद का क्या ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात कीजिए। ये आता ही आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास दिया है px बराबर क्या कर दोगे 0। तो हमने px को क्या कर दिया 0 के बराबर कर दिया। अब हम क्या कर देंगे 2x + 1 बराबर क्या जाएगा 0। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये +1 है तो यहाँ से ले जाओगे तो क्या जाएगा 2x बराबर -1 और ये 2x के गुणे में तो हो जाएगा x बराबर -1/2। ये आपको क्या जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको आपको बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहेगा। जैसे एक दूसरा सवाल देते हैं हमारे पास, जैसे दूसरा सवाल है px बराबर दिया है x + 5। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस px को किसके बराबर कर देना है 0 के बराबर कर देना है। और हमारे पास px का मान कितना दिया है x + 5 बराबर क्या कर देंगे 0। अब हमको क्या करेंगे x + 5 में तो बराबर के उस पर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये हमारा क्या जाएगा px का बहुपद या शून्यक आ जाएगा। अब ये हमारे पास दिया है द्विघात बहुपद वो दिया है, इसको हमको क्या निकालना, द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले वाले का अंतिम वाले में गुणा करना। तो हमारे पास आ जाएगा 12x²। अब इस 12x का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 4। अब इसको हम कह सकते हैं कि 3 × 4 में 4 त्याई क्या जाएगा 12। अब इसको हम 4 का 3 गुणा करते हैं तो 12 जाता है और 4 में 3 जोड़ देते तो कितना जाता है 7x आ जाता है। तो इसको हम तोड़ देंगे 12x² - 4x - 3x + 1। अब इसको 2 का हम क्या बना देंगे जोड़ा बना देंगे, जाएगा 12x² - 4x एक जोड़े में आ जाएगा और दूसरा माइनस। अब जब ये माइनस हम बाहर ले लेंगे तो ये 3x - 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या ले लेंगे x कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 3x माइनस इधर बचेगा 1, इधर से हमने 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 1। यहाँ भी 3x - 1 है, यहाँ भी 3x - 1 है, 3x - 1 ये हो जाएगा और इधर बचेगा 4x - 1। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या आ गया गुणनखंड आ गया। तो इस तरह से एक गुणनखंड अगर आपके पेपर में आता है तो बड़े आराम से आप कर पाएंगे। अब हमारे पास क्या दिया है 103 गुणे क्या दिया है 107। इसको हमको क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करना, डायरेक्ट आपको गुणा नहीं करना है। इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है 100 + 3 और क्या लिखना है 100 + 7। ये हमको इस तरह से पहले क्या कर देना लिख देना। अब इसमें क्या होता है एक फार्मूला है a क्या लगा देना इसमें a + b और ये हो जाएगा तुम्हारे पास, या तो एक दूसरा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ जिस उस फार्मूले से आपको डायरेक्ट क्या कर देना है मान वैल्यू पुट कर देनी है और डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो वो हमारे पास फार्मूला है x + a और x + b। ये फार्मूला हो जाता है x² + a + b × x प्लस क्या जाता है ये आ जाएगा हमारे पास a × b। ये फार्मूले में आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मान रख देना है। देखिए आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है x क्या दिया है 100 दिया है और a का मान दिया है 3, इधर भी x कितना दिया है 100 दिया है, इधर भी x का मान कितना दिया है 7। कुछ नहीं करना, हमको मान रख देना है। तो x की जगह क्या रख देंगे 100 का स्क्वायर कर देंगे प्लस a का मान हमारे पास कितना दिया 3 प्लस b का मान हमारे पास दिया 7 गुणे x क्या कर देंगे 100 प्लस a × b, तो 3 × 7 ये कर दिए। अब डायरेक्ट हम क्या कर देंगे इसका गुणा कर देते हैं। 100 का गुणा 100 की पावर 2 दिया है, इसको हम 2 बार इसको 100 का गुणा 100 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस
7 3 10 गुणे क्या आ जाएगा 100 प्लस 3 7 21। अब इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब 10,000 प्लस 100 का 10 में गुणा करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 100 1000 प्लस 21। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,021 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या जाएगा आंसर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं 11,000, इसको आप क्या कर सकते हैं 11,021। तो 11,021 ये आपके पास क्या जाएगा आंसर। तो आपको सीधे गुणा नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको तोड़ देना है, इसके बाद ये फार्मूला लगा देना है, इसके बाद ये लिख के और ये क्या आ जाएगा आपको 11,021 आ जाएगा। इसके बाद अगले पाठ में आ जाइए। आप यहाँ देखते जैसे हमारे पास दिया है पहला नंबर बी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये अगला पाठ है, इसमें बी का निर्देशांक ज्ञात करना। सबसे पहले ये हमारे पास ऐसे क्या दिया जाएगा, ग्राफ दिया रहेगा, इसमें हमको बी पहचानना। तो ये हमारे पास बी है। अब ये देखना कि बी किस किस अक्ष पर काट कर रहा है। तो यहाँ एक्स अक्ष में इधर कट कर रहा, इधर के यहाँ कट कर रहा है इधर। तो सबसे पहले हम किस अक्ष का निर्देशांक लेते हैं एक्स अक्ष का। तो एक्स अक्ष में कहाँ कट कर रहा है ये -5, तो ये हो जाएगा -5। और इधर किस में कट कर रहा है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। 3 कैसा ये धनात्मक हो जाएगा (3). तो ये दोस्तों बी एच का क्या हो जाएगा निर्देशांक हो जाएगा। एक ऐसे पूछ देता है। दूसरा क्या पूछा है डी बिंदु का भुज बताना है। डी बिंदु का भुज का मतलब है कि डी में किसका मान बताना है एक्स का। तो हम सबसे पहले डी सर्च करना कहाँ है, तो डी हमारे पास ये है। अब ये देखना कि डी एक्स अक्ष में कहाँ कट कर रही है। तो डी एक्स अक्ष में कहाँ कट कर रही है 6 में कट कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से एच बिंदु का कोट बताना है। एच बिंदु का कोट का मतलब है कि एच बिंदु सबसे पहले एच बिंदु ढूंढना है। एच बिंदु हमारे पास ये है। और कोट का मतलब होता है कि बाई एच में कहाँ कट कर रहा है। तो बाई एच में कहाँ कट कर रही है -3। तो इसका आंसर आ जाएगा -3। तो उम्मीद करते हैं ऐसे आप ये महत्वपूर्ण प्रश्न इनको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद पाठ 4 में आ जाइए। पाठ 4 में पहला नंबर जैसे ये प्रश्न दिया है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत कितनी दी है x है और कलम की कीमत कितनी है y है। आप प्रश्नानुसार लिख दोगे कलम नोटबुक की कीमत कितनी दी है हमारे पास x और कलम की कीमत कितनी है, कलम की कीमत हमारे पास y दी है और कितनी गुनी दी है 2 गुनी। तो यही हमारे पास क्या जाएगा समीकरण आ जाएगा। अब इसको सही कर लेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, और इधर बराबर में क्या जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है। ये प्रश्न आता है कि ABC का हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास बहुत सारे मान दिए हैं, इनमें हम क्या करना है ABC का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं कैसे ABC का मान ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा 3x + 2, 3x + 2 में हमको ABC का मान ज्ञात करना है। इसको बराबर क्या करना है, बराबर क्या दिया है 0 दिया। तो आप कुछ नहीं करिए, आप लिखिए x + 2 चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए प्लस by + c बराबर क्या कर दीजिए 0। अब यहाँ आप कंपेयर करिए, इसकी तुलना करेंगे तो आपको यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x बराबर हो गए। तो हमारे पास बचा a बराबर 3। अब यहाँ देखिए बाई वाला कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए c है और ये अचर पद है, तो c बराबर हमारे पास क्या जाएगा 2। तो इस तरह से आप ABC का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक हमारे पास प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे हमारे पास दिया k का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 y बराबर 1 हो। तो हमको क्या करना है k का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें k का मान ज्ञात करना। तो जहाँ x और y है तो हमको क्या कर देना है x और y का मान रख देना और k का मान निकाल लेना। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। ये हमारे पास दिया x बराबर 2 y बराबर क्या दिया 1 दिया है, और हमारे पास समीकरण दिया है 2x + 3 y बराबर क्या दिया है k दिया है। ये हमारे पास क्या दिया है समीकरण दिया है। इसको हमको क्या करना है, इसमें k का मान निकालना है। कुछ नहीं करना, 2 गुणे k का मान हमारे पास कितना दिया है 2 दिया है, प्लस 3 गुणे y का मान हमारे पास 1 दिया है बराबर क्या हो जाएगा k। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर क्या हो जाएगा k। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 4 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों हमारे पास क्या आएगा 7। तो k बराबर दोस्तों हमारे पास कितना मान आ गया 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप ज़रूर लगा के जाइए, क्योंकि ये हर एक पेपर में आता ही आता है। तो इसको आप लगा के जाइए। धन्यवाद।